हेलो फ्रेंड्स, मैं पर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 5th EVS NCERT की। इससे पहले मैंने क्लास 3rd और 4th की भी NCERT पर वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, फिर ये देख लीजिएगा। हम लोग जब भी सीटेट देने जाते हैं तो आप बिल्कुल ये बात ध्यान रखिएगा कि सीटेट में EVS वाला जो पोर्सन है उसमें आप बहुत ही गेनिंग होता है, उसमें आप 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स ला सकते हो। बस दिक्कत यहाँ होती है कि लोगों को पता नहीं होता कि आखिर कहाँ से आ जाता है। तो देखिए, सिर्फ NCERT से आता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। बट आप जब NCERT उठा के देखोगे ना तो उसमें जो क्लास 3rd 4th 5th की NCERT है उसमें 21 to 25 चैप्टर्स हैं और अननेसेसरी बातें भी हैं स्टोरी टाइप में क्योंकि लिखी हुई है। आप ये पाएंगे कि आपका बहुत ज़्यादा उसमें टाइम जाता है। बाकी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो बच्चों के हिसाब से बनाई गई है। तो मैंने आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक जगह कलेक्ट किया हुआ है और उस पर ही ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि जो लोग सांप को अपनी बीन की धुन में नचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कालबेलिया कहते हैं। ठीक है, मतलब आपने देखा हो जो सांप वाले आते हैं, अगर मैं साधारण शब्दों में बात करूं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो सांप वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं कालबेलिया। अब देखिए, नाग गुम्फन क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सीटेट में कि नाग गुम्फन क्या है, बताइए। क्या एक नागों की एक प्रजाति है या कुछ भी पूछ लेगा कि इसका एक प्रकार, मतलब आपको 4 ऑप्शन देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एक डिज़ाइन होती है, एक डिज़ाइन का नेम है जो कि रंगोली, कढ़ाई या दीवारों को सजाने के लिए एक डिज़ाइन होती है, उसको ही हम लोग नाग गुम्फन कहते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए इसके बारे में जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है मोस्टली। तो सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में ये मुख्यतः यूज़ होती है डिज़ाइन जो है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि पता है सीटेट में क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा कि बताइए नाग गुम्फन क्या है। आपको पहला ऑप्शन देगा, क्या देगा कि एक रंगोली, कढ़ाई, दीवारों को सजाने की डिज़ाइन है। फिर दूसरा आपको ऑप्शन आपको देगा कि इसका ज़्यादातर प्रयोग उत्तर भारत में होता है। फिर ऐसे करके आपको 2 ऑप्शन देगा या 4 ऑप्शन आपसे पूछेगा, पहला दूसरा सही है या दूसरा तीसरा सही है। तो इसका मतलब आपको सीटेट में पढ़ना कैसे है कि आपको किसी एक चीज़ के बारे में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो ध्यान रखने हैं। क्योंकि आपसे अगर फैक्चुअल पूछ ले ये चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसा पूछ ले कि आपको एक चीज़ देगा और पूछ लेगा बताइए 1 2 सही है या 2 3 सही है, 3 1 सही है या चारों सही है ना। तो ये आपको मतलब पैटर्न समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कालबेलिया एक नाच की मुद्रा भी है, मतलब नाच की एक मुद्रा भी है जिसको हम लोग कालबेलिया कहते हैं। ठीक है, इसका भी जिक्र बस इतना ही हुआ है NCERT में। मैं कोई भी पॉइंट्स छोड़ूंगी नहीं क्योंकि देखिए क्या है जो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है वो तो हम लोग लिखते ही हैं और साथ में जो नहीं इम्पोर्टेंट लगता है कई बार सीटेट वो भी पूछ लेता है। इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स जो आ सकते हैं वो भी कवर किए हैं और जो आए हुए हैं वो भी कवर किए हुए हैं। अब देखिए क्या है हमारा कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक, केवल 4 तरह के। कौन कौन से? आपका नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। आपसे पूछ लेगा कि बताइए दुबोइया क्या है ना। आपसे पूछ लेगा बताइए दुबोइया क्या है। आपको 4 ऑप्शन देगा, चावल की एक किस्म है, गेहूं की एक किस्म है ना, या नाग जो सांप है उसकी एक प्रजाति है, या कुछ भी ऐसा चौथा ऑप्शन दे देगा। तो आपको बताना है कि भाई ये नाग की एक क्या है, प्रजाति है। तो ये होता है इसका मतलब सांप की एक प्रजाति है। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है कि नाग, करैत, दुबोइया और अफाई ये चारों जो टाइप हैं सांप के हैं और ये बहुत जहरीले होते हैं और इंडिया में यही 4 तरीके के पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सांप के काटने की दवा को के जहर से बनाया जाता है। मतलब सांप के काटने की दवा को सांप के जहर से बनाया जाता है जिसे सीरम कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो सांप के काटने की दवा है उसको किससे बनाया जाता है? उसको
सांप के जहर से ही बनाया जाता है, क्योंकि आपसे कह देगा कि निम्न में से सत्य कथन को पहचानिए। पहला दे देगा कि सांप के काटने की दवा को सांप के जहर से बनाया जाता है। दूसरा दे देगा सांप के काटने की दवा को सीरम कहते हैं। बताइए पहला सही दूसरा सही, ये दोनों गलत, या पहला दूसरा दोनों सही, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रख के ऐसे पढ़ाई करके चलनी है। तो क्या कहते हैं उसको, सीरम कहते हैं, और ये सांप के जहर से ही बनती है। अब देखिए कालाहांडी उड़ीसा में है और इस जगह का जिक्र हुआ है कि यहाँ पर जो है सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर, कालाहांडी उड़ीसा। एक तरीके से आप याद कर लीजिए, ये चावल के लिए आप इसे याद कर लीजिए कि चावल के लिए ये प्रसिद्ध है ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि शरीर में पाचन क्रिया का अध्ययन या प्रयोग किसने किया था शरीर में पाचन क्रिया का, तो डॉक्टर बोमोंट। एक स्टोरी टाइप की पूरी एनसीईआरटी में दी हुई है कि इन्होंने प्रयोग किया था किसी व्यक्ति के ऊपर। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पाचन क्रिया से रिलेटेड व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, कौन, डॉक्टर बोमोंट। इन्होंने बहुत सारा जो एक्सपेरिमेंट है किए थे इस पे, और फिर अध्ययन किया था और पता लगाया था। देखिए आपके सामने एक चार्ट बन के आ रहा होगा, है ना। इन्होंने ऐसे ही बताया था कि क्या किया था, इन्होंने एक व्यक्ति के जो शरीर से पाचक रस निकाल लिए थे और बताया था कि ये जो पाचक रस है इसको निकाला और उसमें अपने ग्लास में रख दिया और उसमें कोई चीज़ डाली और देखा कि भाई ये जल्दी पाचक रस जब निकालने पर उसमें ज़्यादा अच्छे से पचता है या जब इंसान खाता है तो पेट के अंदर जल्दी से पचता है। तो इन्हें पता चला कि भाई जो पाचक रस अगर हम बाहर निकाल लें तो कम जल्दी पकेगा, है ना, कोई भी चीज़, लेकिन पचेगा। लेकिन जब वो हम लोग के शरीर के अंदर वो क्रिया होती है तो जल्दी वो चीज़ें पचती हैं। तो ये इन्होंने एक तरीके से बताया था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आपको चार्ट दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि शरीर में कोई चीज़ खाने पे वो कितनी देर में पचेगी, और अगर हम पाचक रस जो बाहर निकाल के उसमें कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो कितनी देर में पचेगी। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है यहाँ पर लिखा है चीज़ें, और यह लिखा है खराब होने से बचाव के उपाय, जैसे दूध। ठीक है, दूध को हम लोग कैसे बचाते हैं कि ये जल्दी ख़राब ना हो, तो उबाल कर। देखिए ये तो बिल्कुल जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं बिल्कुल नॉर्मल है, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन हो सकता है जैसे कुछ बॉयज़ हो सकते हैं या कुछ गर्ल्स हो सकती हैं ऐसी जो ज़्यादा घर के कामों में इंटरेस्ट ना रखते हो, तो उन्हें नहीं भी पता हो सकता है। और इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हरे धनिया को, नहीं ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था कि गीले कपड़े में लपेट कर निम्न में से किस चीज का संरक्षण किया जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें एक ऑप्शन हरा धनिया भी था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिख लिया कि चलो क्या होता है लिखने में, लिख लेते हैं। तो देखिए पके हुए चावल को कैसे बचाया जाता है, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन, मतलब एक जैसे बर्तन ले लिया आपने, ठीक है, जैसे आपने एक बर्तन ले लिया, अब उसी में जैसे चावल बने हुए हैं पके हुए कुछ भी, तो आपने वहीं पर जो कटोरा उसमें पानी भर दिया और इधर ऊपर आपने चावल कटोरे में रख दिए, तो नीचे से ठंडक मिलती रहेगी, है ना। अब देखिए प्याज लहसुन जो है वो खुले में रखते हैं हमेशा नमी से बचाकर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। आपने देखा होगा अगर आपने सीटेट के प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं तो आपने पाया होगा कि सीटेट में ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपको एक गांव का नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा ये निम्न में से किस राज्य में है ना। और देखिए आपने अगर सही से आपको किसी ने बताया नहीं कि एनसीईआरटी से आता, तो आप क्या करते हो, जाने कितनी इधर उधर की बुक्स ले लेते हो और बहुत पढ़ते हो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं आता। आप ये सोचते हो कहीं से भी इंडिया के किसी भी गांव से पूछ लेता है, तो ये बिल्कुल गलत है। किसी भी गांव से नहीं पूछता है, जो एनसीईआरटी में मेंशन है बस उससे ही पूछता है। तो मैंने इसलिए वो भी लिखा हुआ है कि आत्रेयपुरम गांव का जिक्र हुआ है एनसीईआरटी में, तो ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए मामिडी तांड्रा क्या है, आपसे पूछ लेगा कि मामिडी तांड्रा क्या है, तो ये देखिए आम पापड़ है, जो आम पापड़ बनाया जाता है, आपने खाया भी होगा, तो वो है ये, ठीक है। इसको आंध्र प्रदेश में बोलते हैं मामिडी तांड्रा, है ना। आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है बताइए जल्दी से आप, क्या कौन सी है, तेलुगु। अब देखिए
नीपेंथिस से बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सब मैंने कवर किए हुए हैं। जैसे ये क्या होता है नीपेंथिस, ये चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों का शिकार करने वाला पौधा होता है। ठीक है, इनका क्या करता है, शिकार कर लेता है। आपको बहुत आश्चर्य हो रहा होगा पर शिकार कर लेता है ना। घटपर्णी भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, घटपर्णी। हालांकि ये नाम मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, और लेकिन मैंने बता दिया। अब देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में, और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो इसका आकार है वो एक लंबे घड़े जैसा होता है। ठीक है, घड़े जैसा ऐसे करके कुछ देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये, है ना। तो देखिए ऐसा होता है। देखिए ऊपर से इसमें पत्ती का क्या होता है, एक तरीके का ढक्कन लगा होता है, पत्ती का ढक्कन लगा होता है, और ख़ास तरह की खुशबू आती है जो जीवों को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में सारे पॉइंट्स, क्योंकि आपसे ऐसे पूछ लेगा कि बताइए नीपेंथिस के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। पहला कथन आपको देगा कि ये कीड़े मकोड़ों का शिकार करने वाला पौधा है। दूसरा देगा कि ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका कोई भी अदर दे देगा, ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया या मेघालय के अलावा कुछ और भी हो सकता है, वो दे देगा। फिर तीसरा आपसे पूछेगा कि ये लंबे घड़े जैसा होता है और इसमें पत्ती का ढक्कन लगा होता है, और चौथा दे देगा इसमें खास तरह की खुशबू आती है, ऐसे देगा। अब बताए पूछेगा पहला दूसरा सही है या दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा या चारों, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको किसी भी एक चीज़ के बारे में सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। सिर्फ इतना नहीं कि भाई ये कीड़े मकोड़ों खाने वाला पौधा है, सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। यही एक सीटेट की खूबसूरती है। ठीक है, कि आपको एक चीज़ का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि वेलक्रो का आविष्कार किसने किया। वेलक्रो का जॉर्ज मिस्ट्रल ने, ये आपको याद रखना है। देखिए वेलक्रो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आपने कभी जैसे आप सैंडल पहनते होंगे ना अपने पैरों में, तो देखिए सैंडल, देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ, ये आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा। जैसे सैंडल में आप जैसे चिपकाते हो ना, ऐसे चिपकाने वाला एक होता है, चिपकाने वाली सैंडल आपने देखी होंगी कि ऐसे चिपका दो तो उसमें नीचे ऐसे छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं, और उसी में जो वो है चिपक जाता है ना, इस तरीके से आप सैंडल पहन पाते हो। तो यही होता है वेलक्रो, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका आविष्कार जॉर्ज मिस्ट्रल ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो है वो है विदेशी फसलें, कि कौन कौन सी फसलें जो हैं वो विदेश से आई हैं हमारे देश में। जैसे आलू, टमाटर, मिर्च, ये कहाँ से आई है, दक्षिण अमेरिका से। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आलू को आप याद रखेंगे कि दक्षिण अमेरिका से आई है, तो साथ में देखिए आलू टमाटर की सब्जी है ना, और अगर आलू टमाटर की सब्जी हो तो मिर्चा भी होना ज़रूरी है उसमें, तभी अच्छी लगती है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि आलू, टमाटर, मिर्च एक साथ कहाँ से आई, मतलब ये तीनों कहाँ से आई थी, दक्षिण अमेरिका से। और मूंगफली और अमरूद भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में आया था। नेक्स्ट देखिए मटर गोभी। अच्छा मटर गोभी थोड़ा सा मतलब ऐसा स्टैंडर्ड टाइप की थोड़ी वो वेजिटेबल लगती है, थोड़ी सी स्टैंडर्ड, और यूरोप वाले भी स्टैंडर्ड होते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कनेक्ट, मतलब ये सब बातें बिल्कुल सच नहीं है, हो सकता है मैंने अपना याद करने के लिए ऐसा थोड़ा सा बनाया हुआ था कि मटर गोभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप की सब्जी लगती है ना मटर गोभी की। तो वैसे ही यूरोप के लोग भी होते हैं, तो आप इस तरीके से कनेक्ट करके थोड़ा याद कर सकते हैं। बाकी आप अपने लिए भी कोई अच्छी ट्रिक बना सकते हैं, मेरी बातों पर मत जाइएगा, ठीक है। अब देखिए कॉफ़ी, बाजरा और भिंडी, ये अफ्रीका में। अब देखिए अफ्रीका के लोग जो थोड़े से ब्राउनिश टाइप के होते हैं ना। अब वैसे ही देखिए ब्राउन कॉफ़ी भी होती है, आपने भी कभी बाजरा का आटा अगर खाया है तो आपने वो भी देखा होगा, है ना। थोड़ा सा मतलब वाइट नहीं होता है, ब्राउन टाइप का वैसा होता है
है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट करके कि कॉफ़ी, बाजरा और ये भिंडी ये सब कहाँ, अफ्रीका से आई हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी, क्वेश्चन बहुत बार पुटअप हुए हैं। मक्का कहाँ से आया है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, माँ से मैक्सिको, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा है सोयाबीन कहाँ से आई, तो सोयाबीन, तो बीन आप देखिए यहाँ पर लास्ट में बीन और यहाँ पर चीन, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये सब मेरे खुद के बनाए हुए हैं, अपने मन से ये बना लिया था याद करने के लिए। अगर आपको पसंद है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने हिसाब से याद करिएगा। देखिए पपीता कहाँ से आया है, अमेरिका से आया है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ती हैं अगर ट्रिक नहीं बन पा रही है तो। ठीक है, गेहूँ चना कहाँ से, उत्तर पश्चिम एशिया से। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, घड़ सीसर क्या है। तो देखिए घड़ सीसर जो है, देखिए आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये क्या है। ये देखिए इसमें जो बाद में सर लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है तालाब। क्या अर्थ होता है, तालाब। तो घड़ सीसर क्या है, एक तालाब है जो जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। तभी देखो घड़सी और सर माने तालाब, तो ये मतलब इसका। इसमें क्या है, मतलब देखिए इस चैप्टर में एनसीईआरटी में बताया हुआ कि जो जैसलमेर है, जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में, और राजस्थान में पानी की कितनी कमी है ना, तो उसी के बारे में बताया गया है कि तब मतलब पहले के ज़माने में एक जो घड़सी नाम के राजा थे, उन्होंने घड़सीसर बनवाया था। तो वो क्या था, जो उसमें 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, 9 तालाब, है ना, 9। तो उसमें क्या था कि जैसे बारिश होती थी तो जब अगर एक तालाब भर गया तो उससे दूसरे तालाब में पानी पहुंच जाता था। तो मतलब ऐसा था कि पानी वेस्ट नहीं होता था, और तब इतना पानी की दिक्कत उस ज़माने में नहीं हुई। लेकिन अब क्या है, तब के लोग बहुत साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते थे। वहाँ पर जो घड़सीसर तालाब था, है ना, और वहाँ पर जो राजा जो है वो नृत्य भी करवाता था आसपास, मतलब खूब अच्छा माहौल रहता था, सजा रहता था सब चीज़ें, घाट और ये वो। तो ये सब बताया गया उस चैप्टर में। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये किसने बनवाया था और इसमें इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, इसमें कितने तालाब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो 9। ठीक है, आगे देखेंगे कि अलबरूनी का जिक्र हुआ है। अलबरूनी किस देश से भारत आया था, तो आपको ध्यान रखना है उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से। अब यहाँ पर अलबरूनी का इसलिए जिक्र किया गया है क्योंकि जो अलबरूनी था, इसने अपनी पुस्तक में भारत के तालाबों की जो है वो तारीफ की है ना। ये इस वजह से हम लोग तालाब वाली बात कर रहे थे, इसलिए अलबरूनी का यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। नेक्स्ट जो हमारा है वो उत्तराखंड से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि पानी के संरक्षण के संबंध में उत्तराखंड में बहुत अच्छा रिवाज है, उसका जिक्र हुआ है। तो हो सकता है ये रिवाज भी पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पर होता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड में शादी के बाद दुल्हन जो होती है, मतलब कोई भी अगर लड़की ऐसे शादी करके आती है उत्तराखंड में, तो वहाँ पर क्या है कि एक रिवाज होता है कि जो लड़की होती है वो झरने, तालाब या नल के पास जाकर सिर झुकाती है। तो ये तो बहुत अच्छा, मतलब एक तरीके से सम्मान दिखाती है पानी के प्रति। तो इसका जिक्र हुआ है, तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी, कहाँ पर ऐसा होता है, उत्तराखंड में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे बावड़ी। बावड़ी क्या है, देखिए आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये है बावड़ी। ये क्या होता है, एक सीढ़ीदार कुआं होता है। जैसे नॉर्मल कुआं में हम लोग क्या करते हैं कि पानी हम लोग ऊपर खींचते हैं तो पानी आ जाए, और इसमें क्या है, बावड़ी में आप उतर के नीचे, मतलब जीने बने होते, सीढ़ियाँ बनी होती, तो आप नीचे उतर के पानी ला सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 1986 में जोधपुर में और उसके आसपास के एरियाज में सूखा पड़ गया था, जिससे फिर इन बावड़ियों से, जो भी बावड़ियों का जिक्र हुआ है कि बावड़ी बहुत यूजफुल होती हैं, इनमें बहुत इस समय कूड़ा भर दिया गया था। तो 200 ट्रक कूड़ा निकालकर प्रयोग में लाया गया, किंतु अब फिर उनका प्रयोग बंद हो गया, फिर उसमें कूड़ा भर गया। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है थोड़ा एज अ स्टोरी, क्योंकि ये मुझे लगा कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, और बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि सीटेट ऐसा एग्ज़ाम है, क्योंकि देखिए ईवीएस से बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको वहीं फंसा देगा जहां आपने इम्पोर्टेंट नहीं सोचा होगा, छोटी छोटी बातों पे। तो इसलिए छोटी छोटी बातें आपको बड़े बड़े नंबर दिला सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग
देखेंगे कुएं के सूखने की वजहें। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ था। आप देखेंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2018 में ही, बाकी आप चेक कर लेंगे तो, लेकिन ये आया हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए क्या आया हुआ था कि बताइए निम्न में से कौन सी कुएं के सूखने की वजह नहीं है। ऐसे थोड़ा सा स्टोरी दी हुई थी कि पहले 15-20 साल पहले कुएं मिला करते थे और अब क्यों नहीं मिलते हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो आप चुनिए। तो इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है, क्या है ये, मोटर लगाकर ज़मीन से पानी निकालना। ठीक है, ये इसका एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि अब क्या हो गया है, अब सबमर्सिबल लगने लगे हैं, है ना, तो इस वजह से कुएं सूख रहे हैं। और कौन कौन से रीज़न आपको ध्यान रखना है, तालाब नहीं है, पहले तालाब में पानी भर जाता था जब बारिश होती थी, है ना, तो क्या होता था, पानी का वेस्टेज नहीं होता था और फिर से वो भूमिगत जल में परिवर्तित हो जाता था। अब तालाब भी नहीं है, पेड़ों के आसपास व पार्क में ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है ना, तो ये सब रीज़न है जिनकी वजह से कुएं क्या है, वो सूख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आएंगे अपना तरुण भारत संघ क्या है। ठीक है, तो ये जल संरक्षण से संबंधित संस्था, आपको कुछ भी दे देगा कि महिला उत्पीड़न से संबंधित संस्था है या जीवों के संरक्षण से संबंधित संस्था है, तो आपको ध्यान रखना है कि जल संरक्षण से संबंधित संस्था है जो कि राजस्थान में कार्यरत है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे अपने पॉइंट पे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है, तो कौन सा है, मृत सागर। कौन सा है, मृत सागर। ठीक है, ये इजराइल में है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या है कि 1 लीटर में लगभग नमक की मात्रा कितनी होती है, 300 ग्राम। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए नमक के बारे में यहाँ पर थोड़ा जिक्र हुआ है, तो उससे ही रिलेटेड बात एनसीईआरटी में कर दी गई है कि जो दांडी यात्रा है 1930 की ये घटना है, तो नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने सब लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक यात्रा की थी, है ना, इस तरीके से नमक कानून तोड़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1930 क्योंकि जिक्र हुआ है तो आपको मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो क्लास 5th के एनसीईआरटी का और भी पार्ट बचा हुआ है उसको कवर करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।